दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द टेम्पेस्ट यानी कि तूफान। दोस्तों ये शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है। ये 5 एक्ट्स का प्ले है जिसको 1610 और 11 के बीच लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लैंड में। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। तो दोस्तों आइए अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है एक शिप से जो समुद्री तूफान में बुरी तरह से फंसा हुआ है। दोस्तों ये शिप ट्यूनिशिया से आ रहा है। इस शिप में अलोंसो नाम का एक शख्स मौजूद है जो नेपल्स का राजा है। उसी की बेटी की शादी थी ट्यूनिशिया के एक प्रिंस से। और जब ये अलोंसो शादी के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लौट रहा है तभी इसकी शिप एक बहुत बड़े समुद्री बवंडर में फंस गई है। दोस्तों तूफान इतना तेज था कि शिप बहुत तेजी से ऊपर नीचे कर रही थी। शिप में मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और उनको यकीन था कि वो जल्दी ही डूब जाएंगे। अब दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बाप और बेटी, बाप का नाम है प्रॉस्पेरो और बेटी का नाम है मिरांडा, वो दोनों दूर पर किसी आइलैंड पर खड़े होकर शिप को ऊपर नीचे करते हुए देख रहे हैं। इस पर दोस्तों मिरांडा अपने फादर प्रॉस्पेरो से कहती है कि वो शिप में मौजूद लोगों को बचाए, नहीं तो वो डूब जाएंगे। इस पर प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा से कहता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि शिप में जो लोग भी मौजूद हैं उनमें से कोई नहीं डूबेगा। दोस्तों इतना कहने के बाद प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि हम दोनों कौन हैं और इस आइलैंड पर हम कहां से आए हैं। प्रॉस्पेरो कहता है कि किसी टाइम पर मैं मिलान का राजा हुआ करता था, लेकिन आज से 12 साल पहले मेरे खुद के भाई अंटोनियो ने नेपल्स के राजा अलोंसो के साथ एक साजिश रची, जिसके बाद उन दोनों ने मेरी गद्दी छीन ली और मेरा भाई अंटोनियो मिलान का राजा बन गया। इसके बाद हम दोनों बाप बेटी को किडनैप करवा दिया गया। मिरांडा उस टाइम पर तुम केवल 3 साल की थी। किडनैप किए जाने के बाद हम दोनों को समंदर में छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे एक वफादार काउंसलर गोंजालो ने मेरी मदद की। उसने मुझे कई सारे जरूरत के सामान दिए। इसके अलावा उसने मैजिकल पावर्स की कुछ किताबें भी दी और फिर हम इस अनजान आइलैंड पर पहुंचे। करीब 12 सालों से हम दोनों इसी आइलैंड पे रह रहे हैं। इसके बाद प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा से कहता है कि मिरांडा देखो, किस्मत ने आज खुद मेरे सभी दुश्मनों को मेरे पास पहुंचा दिया है और मैंने ही अपनी मैजिकल पावर से ये तूफान उठाया है ताकि मैं अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकूं। अब दोस्तों इतना सब कुछ बताने के बाद प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को जादू से सुला देता है। इसके बाद प्रॉस्पेरो अपनी एक स्पिरिट एरियल को बुलाता है। दोस्तों एरियल ने ही समुद्र में ये तूफान उठाया है। प्रॉस्पेरो के कहने पर प्रॉस्पेरो एरियल से पूछता है कि क्या शिप में जितने लोग मौजूद थे वे सभी जिंदा हैं। इस पर एरियल कहता है कि वे सभी जिंदा हैं, लेकिन वो सभी आइलैंड पर इधर उधर अलग अलग ग्रुप में बिछड़ गए हैं। दोस्तों ये जो स्पिरिट है एरियल, ये प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है। हालांकि इसका कोई भी स्वरूप नहीं है, ये बस एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। शिप में मौजूद लोगों के बारे में जानकारी देने के बाद एरियल प्रॉस्पेरो से कहता है कि मालिक, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा तो एक दिन आप मुझे आजाद कर देंगे, और मैंने वैसा ही किया है। बिना किसी कंप्लेन के मैंने आपकी सारी बात मानी है, इसलिए अपनी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आप मुझे छोड़ दीजिए। दोस्तों इतना सुनने के बाद प्रॉस्पेरो एरियल को फटकार लगाता है और कहता है कि एरियल, तुम शायद भूल रहे हो कि जो जिंदगी आज तुम जी रहे हो वो मेरी ही देन है। दरअसल दोस्तों प्रॉस्पेरो के इस आइलैंड पर आने से पहले इस आइलैंड पर एक चुड़ैल साइकोरेक्स का कब्जा था। साइकोरेक्स ने इस एरियल को बंदी बना रखा था, लेकिन साइकोरेक्स एरियल को बिना आजाद किए ही मर जाती है, जिसके बाद एरियल हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। लेकिन जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पर आता है तो वो एरियल को आजाद कर देता है और तभी से एरियल प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है। प्रॉस्पेरो एरियल को ऑर्डर देता है कि तुम एक सी निम्फ बन जाओ, यानी कि समुद्र की अप्सरा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हें कोई भी देख ना पाए। इसके बाद दोस्तों मिरांडा अपनी नींद से उठ जाती है और वो अपने फादर प्रॉस्पेरो के साथ कैलिबन को ढूंढने के लिए जाती है। दोस्तों ये कैलिबन उस मरी हुई चुड़ैल का बेटा है, लेकिन अब ये कैलिबन प्रॉस्पेरो का गुलाम है। दोस्तों इस कैलिबन की शारीरिक बनावट आधा इंसान और आधा जानवर की है और कैलिबन प्रॉस्पेरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हमेशा उसको बुरा भला कहता है। दोस्तों कैलिबन की इस हरकत पर मिरांडा और प्रॉस्पेरो उसको डांटते हैं। इसके बाद प्रॉस्पेरो कैलिबन को जंगल भेज देता है लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए ताकि आग जलाई जा सके। अब दोस्तों एरियल उस जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग बेहोश इधर उधर पड़े हुए थे। एरियल एक बहुत ही मधुर म्यूजिक बजाता है और इस म्यूजिक से अलोंसो के बेटे फर्डिनांड की नींद खुल जाती है। वो आश्चर्य होता है कि इस सुनसान आइलैंड पर इतना मधुर म्यूजिक कौन बजा रहा है और फर्डिनांड उस म्यूजिक को फॉलो करने लगता है। एरियल धीरे धीरे फर्डिनांड को उस आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा थे। दोस्तों जब फर्डिनांड मिरांडा और प्रॉस्पेरो के पास पहुँचता है
तो मिरांडा एक टक फर्डिनांड को देखती रहती है, क्योंकि मिरांडा ने अपने फादर से पहले किसी भी इंसान को नहीं देखा था। दोस्तों मिरांडा भी बहुत खूबसूरत थी, फर्डिनांड भी उसको देखता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोस्तों प्रॉस्पेरो को सब पता था कि ये फर्डिनांड अलोंसो का बेटा है, यानी कि प्रिंस ऑफ नेपल्स है, और वो इस बात से खुश भी था कि मिरांडा और फर्डिनांड एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद चाहता था कि उसकी बेटी की शादी प्रिंस ऑफ नेपल्स यानी कि फर्डिनांड से ही हो। लेकिन दोस्तों प्रॉस्पेरो ये नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से हो जाए। वो ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या फर्डिनांड सच में उसकी बेटी मिरांडा के लायक है भी या नहीं। अब दोस्तों प्रॉस्पेरो फर्डिनांड को क्रिटिसाइज करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा शो कर रहे हो जैसे तुम नेपल्स के प्रिंस हो, लेकिन अब मैं तुम्हें इस आइलैंड से नहीं जाने दूंगा और तुम्हें कैद कर दूंगा। दोस्तों इतना सुनते ही फर्डिनांड अपनी तलवार निकालता है, लेकिन प्रॉस्पेरो उसे जादू से बेहोश कर देता है। दोस्तों मिरांडा फर्डिनांड को पसंद करने लगती है, इसलिए अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो फर्डिनांड के साथ कुछ भी ना करे, लेकिन प्रॉस्पेरो मिरांडा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और फर्डिनांड को बेहोश कर देता है, यानी कि उसे नींद में सुला देता है। अब दोस्तों इस प्ले का सीन उस जगह पर जाता है जहां पर शिप में मौजूद बाकी लोग बिखरे पड़े हुए थे। दोस्तों अलोंसो, उसका भाई सेबेस्टियन, अंटोनियो, गुंजेलो, जब ये सभी खुद को जीवित पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और गॉड को थैंक यू बोलते हैं। दोस्तों तभी सब ये नोटिस करते हैं कि फर्डिनांड कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वे सभी फर्डिनांड को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता। इस पर सब ये मान लेते हैं कि फर्डिनांड डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। अलोंसो अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही बिल्कुल पागल सा हो जाता है और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। वो कहता है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी ट्यूनिशिया में ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अब दोस्तों ये सब होने के बाद एरियल एक बार फिर से आता है और वही मधुर म्यूजिक बजाकर सबको फिर से सुला देता है, लेकिन वो अलोंसो के भाई सेबेस्टियन और अंटोनियो को नहीं सुलाता। अब अंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों बातें करते हैं। अंटोनियो सेबेस्टियन को एक एडवाइस देता है कि वो कैसे नेपल्स का राजा बन सकता है। अंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि तुम्हारा भाई अलोंसो अभी सो रहा है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी सो रहे हैं, और अगर इस वक्त तुम अपने भाई अलोंसो की हत्या कर देते हो तो तुम ही नेपल्स के राजा बनोगे। दोस्तों एक टाइम पर अलोंसो ने अंटोनियो की मदद की थी मिलान का राजा बनने के लिए, लेकिन आज अंटोनियो अलोंसो के भाई सेबेस्टियन को ये एडवाइस दे रहा है। दोस्तों अंटोनियो की बात से सेबेस्टियन कन्विंस्ड हो जाता है। सेबेस्टियन जैसे ही अपने भाई अलोंसो को मारने जा रहा था, एरियल तेज आवाज करके गोंजालो को उठा देता है और फिर धीरे धीरे बाकी सब भी उठ जाते हैं, जिसके बाद अंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों अपनी साजिश में नाकाम हो जाते हैं। अब दोस्तों ये सब होने के बाद एरियल अपने मालिक प्रॉस्पेरो के पास चला जाता है और अलोंसो अपने बाकी साथियों के साथ अपने बेटे फर्डिनांड को ढूंढने लगता है। उधर दोस्तों कैलिबन प्रॉस्पेरो के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी वो ट्रिंक्यूलो को देखता है। दोस्तों ये ट्रिंक्यूलो एक विदूषक था, यानी कि एक जोकर था। ये भी अलोंसो की बेटी की शादी में ट्यूनिशिया गया था और सभी के साथ ये भी इस आइलैंड पर फंसा हुआ है। जब कैलिबन ट्रिंक्यूलो को देखता है तो वो सोचता है कि जरूर ये भी कोई स्पिरिट ही होगा और इसको भी प्रॉस्पेरो ने ही भेजा है मुझे परेशान करने के लिए। इसके बाद कैलिबन वहीं पर लेट जाता है और अपने बड़े से कपड़े से खुद को छुपा लेता है। अब दोस्तों तेज हवाएं चलने लगती हैं। ट्रिंक्यूलो भी खुद को छुपाना चाहता था, इसलिए वो भी कैलिबन के साथ ही उसके कपड़े में छिप जाता है। हालांकि कैलिबन के शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही थी और वो देखने में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसकी परवाह नहीं करता और कैलिबन के साथ ही छिप जाता है उसके कपड़े में। तभी दोस्तों दूसरा विदूषक स्टेफेनो आ जाता है। उसने शराब पी रखी थी और वो गाना गा रहा था। अब स्टेफेनो भी तेज हवाओं से बचने के लिए कैलिबन और ट्रिंक्यूलो के साथ वहीं पर छिप जाता है और तेज तेज गाना गाने लगता है। दोस्तों कैलिबन को अभी भी लग रहा था कि ये ट्रिंक्यूलो और स्टेफेनो दोनों ही स्पिरिट हैं। कैलिबन उन दोनों से कहता है कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो और प्रॉस्पेरो ने जो भी मुझे काम दिए हैं मैं जल्दी जल्दी उसको खत्म कर दूंगा। दोस्तों स्टेफेनो कैलिबन के इस हरकत को देखता है और वो सोचता है कि मुझे इसे भी शराब पिलानी चाहिए। दोस्तों स्टेफेनो कैलिबन को भी शराब पिला देता है। अब तीनों लोग बैठकर शराब पीने लगते हैं। शराब पीने के बाद कैलिबन को बहुत मजा आता है और वो भी नशे में जोर जोर से गाना गाने लगता है। दोस्तों उधर प्रॉस्पेरो फर्डिनांड को चेक करने के लिए उससे हार्ड वर्क करवाता है, जैसे कि लकड़ियां काटना, उसको इकट्ठा करना। फर्डिनांड पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता है क्योंकि वो मिरांडा को पसंद करता था और वो ये सारे काम मिरांडा के लिए ही कर रहा था। दोस्तों जब मिरांडा देखती है कि उसका फादर प्रॉस्पेरो सो रहा है तो वो फर्डिनांड के पास आती है और उससे रेस्ट करने के लिए बोलती है। अब मिरांडा और फर्डिनांड दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मिरांडा फर्डिनांड को शादी के लिए प्रपोज करती है
और फर्डिनांड खुशी खुशी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। प्रॉस्पेरो ये सारी चीज़ें छिपकर देख रहा था और उसे खुशी होती है ये जानकर कि फर्डिनांड उसकी बेटी का ट्रू लवर है। अब दोस्तों उधर स्टेफेनो, ट्रिंक्यूलो और कैलिबन पूरी तरह से नशे में धुत हो जाते हैं। कैलिबन स्टेफेनो से कहता है कि मैं अपने मालिक प्रॉस्पेरो को मारना चाहता हूँ और इस काम में स्टेफेनो तुम मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो प्रॉस्पेरो के मरने के बाद तुम इस आइलैंड के राजा बन जाओगे और साथ ही तुम्हें प्रॉस्पेरो की बेटी भी मिल जाएगी। दोस्तों ये प्लान सुनने के बाद स्टेफेनो काफी खुश होता है। वो कैलिबन से कहता है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, लेकिन तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर प्रॉस्पेरो सो रहा है। दोस्तों कैलिबन स्टेफेनो और ट्रिंक्यूलो को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहां पर एरियल आ जाता है और वो फिर से वही सुरीली म्यूजिक बजाने लगता है, जिसके बाद वो तीनों अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब दोस्तों उधर अलोंसो, गोंज़ेलो, सेबेस्टियन और अंटोनियो सभी चलते चलते काफी थक जाते हैं और वो लोग एक जगह पर रुकते हैं रेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों सेबेस्टियन और अंटोनियो एक बार फिर से प्लान बनाते हैं कि जैसे ही शाम होगी हम दोनों अलोंसो और गोंज़ेलो को मार देंगे, क्योंकि वो दोनों अभी काफी ज्यादा थके हुए हैं। दोस्तों वो सभी काफी भूखे भी रहते हैं। अब प्रॉस्पेरो अपने जादू से एक दावत अरेंज करता है उन सभी के लिए, लेकिन दोस्तों उनको इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये दावत उनके लिए किसने रखी है। लेकिन वो सभी भूखे रहते हैं, इसलिए खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एरियल एक खूंखार दैत्य का रूप लेकर आता है और पूरी दावत को खत्म कर देता है। इसके अलावा वो कहता है कि तुम लोगों ने प्रॉस्पेरो के साथ जो किया है ये उसी का नतीजा है और उन्हीं पापों के कारण अलोंसो आज तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया है। दोस्तों ये सब सुनने के बाद अलोंसो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपने किए पर गिल्ट भी होता है। उधर दोस्तों प्रॉस्पेरो फर्डिनांड के हार्डवर्क को देखने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेता है मिरांडा के हस्बैंड के रूप में। लेकिन दोस्तों प्रॉस्पेरो फर्डिनांड को इस बात की चेतावनी देता है कि तुम मिरांडा से दूर रहोगे जब तक कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती, क्योंकि दोस्तों प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा की वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा और फर्डिनांड की शादी करवाता है। इस शादी में वो कई सारी स्पिरिट्स को बुलाता है डांस करने के लिए। शादी पूरी होने के बाद प्रॉस्पेरो एरियल को बुलाता है और उससे कैलिबन के बारे में पूछता है। इस पर एरियल प्रॉस्पेरो को बताता है कि कैलिबन के साथ अभी 2 और आदमी हैं, ट्रिंक्यूलो और स्टेफेनो, और उन तीनों ने आपको मारने का प्लान बनाया है। दोस्तों ये सब जानने के बाद प्रॉस्पेरो भी एक प्लान बनाता है। प्रॉस्पेरो अपने कुछ कपड़े लटका देता है। कैलिबन, स्टेफेनो और ट्रिंक्यूलो वहां पर आते हैं। वो लोग प्रॉस्पेरो का कपड़ा चोरी करना चाहते हैं, लेकिन तभी एरियल और प्रॉस्पेरो उन तीनों को मार कर भगा देते हैं। अब दोस्तों प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि तुम जाओ और अलोंसो, अंटोनियो, सेबेस्टियन और इसके अलावा शिप में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को मेरे पास लेकर आओ। अब दोस्तों शिप में मौजूद सभी लोग प्रॉस्पेरो के पास आते हैं। जब उनका सामना होता है प्रॉस्पेरो से तो वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पिछले 12 सालों से यह यकीन था कि प्रॉस्पेरो अब तक मर चुका होगा। प्रॉस्पेरो उन सभी से कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम सभी को माफ कर दिया है। इस पर अलोंसो कहता है कि इस टेम्पेस्ट की वजह से मैंने अपने बेटे फर्डिनांड को खो दिया है। प्रॉस्पेरो अलोंसो से कहता है कि तुमने अपना बेटा खोया है और तुम्हारे बेटे के साथ मैंने अपनी बेटी खो दी है। इतना कहते ही वो पर्दा हटाता है। पर्दे के पीछे फर्डिनांड और मिरांडा दोनों चेस खेल रहे होते हैं। फर्डिनांड को देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। उसके साथ ही सभी इस बात से खुश होते हैं कि फर्डिनांड जिंदा है। मिरांडा भी इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी इतने सारे इंसान को नहीं देखा था। फर्डिनांड अपने फादर अलोंसो के पास जाता है और उससे बताता है अपनी और मिरांडा की शादी के बारे में। दोस्तों ये सब होने के बाद वो सारे लोग प्रॉस्पेरो से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा राज्य मिलान तुम्हें वापस लौटाते हैं। प्रॉस्पेरो उन सभी से कहता है कि तुम लोग आज की रात यहीं रुको, मुझे तुम सभी को इस आइलैंड पर बीते हुए 12 सालों का एक्सपीरियंस बताना है। दोस्तों अगली सुबह वो सभी इटली के लिए निकलते हैं। दोस्तों जाने से पहले प्रॉस्पेरो एरियल को फ्री कर देता है, लेकिन उसे एक फाइनल टास्क देता है। वो कहता है कि एरियल तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसके लिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब तक हम सभी घर नहीं पहुँच जाते समंदर बिल्कुल शांत होना चाहिए। दोस्तों इतना कहने के बाद प्रॉस्पेरो ऑडियंस के सामने आता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है।